हेलो गाइस, लेट स्टार्ट आर लाइट चैप्टर। ठीक है, आज हम अपना लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले सीरीज़ का पहला फिज़िक्स का चैप्टर। एकदम अच्छे से मैं आपको कॉन्सेप्ट घुसा दूंगा और ये याद रखना कि लाइट चैप्टर मैक्स टू मैक्स 9 मार्क का भी आ जाता है, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट की डेफिनेशन तुम्हें याद करने की जरूरत है क्योंकि लाइट की डेफिनेशन आती ही नहीं है। लोग जो बच्चे पागल हो जाते हैं ना, कोई केमिकल इक्वेशन की रिएक्शन याद कर रहा है, केमिकल उसकी ये इक्वेशन याद करनी थोड़ी, समझ लो हाँ भाई 2 रिएक्टर मिले और नया रिएक्टर बना दिया। इसीलिए इंग्लिश की समझो, मतलब लाइट की समझो। लाइट एबल टू सी हमें देखने में मदद करती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। खत्म बात, यही है इसकी डेफिनेशन और कुछ नहीं, बस यही है। मैंने बोल दिया तो बोलते, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन इनेबल टू सी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देखने में मदद करती है। खत्म बात, इतनी लिखना है तुम्हें। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पे। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है पर पूछी तो नहीं आती, फिर भी मतलब मार्क्स में मतलब कि एमसीक्यू में पूछ लो तो कह नहीं सकते, फिर भी देख लो। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होती है हमारी कि ये जो है ना हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव वो वेव जिसे नीड होती है यानी जिसको किसी चीज़ की नीड नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, इसे किसी चीज़ की नीड नहीं होती, नहीं पार्टिकल की नहीं किसी चीज़ की। लाइट जो है हमारे बिना पार्टिकल के भी ट्रैवल कर सकती है, पर ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। ठीक है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी जो लाइट होती है ना, इसे डबल नेचर शो करती है, सिंगल नेचर नहीं डबल नेचर। ओके, तुम सिंगल हो मुझे पता है, पर ये डबल नेचर शो करती है। ठीक है, तो इसका एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये पार्टिकल नेचर शो करती है। अरे हटो ना, इसे थोड़ा कम करो। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल, और दूसरा जो ये नेचर शो करते हैं वो होता है वेव नेचर, वेव। ठीक है, 2 नेचर होता है, पार्टिकल एंड वेव, जो भी चल रही है। अब आते हैं स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है एयर में या वैक्यूम में, जो भी बोलो। ठीक है, तो इसकी एयर की ये तुम्हें याद होनी चाहिए, मुँह जबानी नुमेरिकल्स में काम आती है 3 × 10⁸ कास्ट शैडो, शैडो कास्ट करती है तो तुम्हें पता, लाइट पड़ेगी तो शैडो बनेगी। ठीक है, तो पता है, बच्चे नहीं हो तुम, ये तो समझ में आ गया। अब मान लो लाइट गिरी, मान तो पड़ेगी ना मान लो तुम्हारे पास ये लाइट कहीं पर गिर गई, लाइट आई और गिर गई, तो ये क्या करेगी? लाइट गिरेगी तो 2 फिनोमिना देगी लाइट। क्या देगी? लाइट 2 फिनोमिना देगी। कौन कौन सा फिनोमिना देगी? पहला फिनोमिना जो ये देगी वो होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा फिनोमिना जो ये देगी वो होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये 2 फिनोमिना मेन तुम्हारे इसमें दे रखे हैं, किताब बोलो कॉपी बोलो जो मर्जी। ठीक है, 2 फिनोमिना देखिए, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। अब हम इसमें जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक मिनट रुको, छोटा कर लेता हूँ। बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड मिरर या सरफेस। ठीक है, हमारी लाइट जो होती है वो किस पे पड़ी, अगर वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ी है, तो पॉलिश है तो वो ऐसे करके स्ट्राइक कर जाएगी, ड्रिम ड्रिम मुड़ जाएगी ऐसे करके, इधर से उधर इधर से उधर ऐसे करके। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे कि लाइट इस पॉलिश सरफेस पे आई, गिरी और यहाँ पे चली गई, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। अभी हम समझेंगे इसके माध्यम से, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है अच्छे से, अब मैं इनकी नेमिंग करूँगा और तुम समझ में आता रहेगा तुम्हें। ठीक है, तो मान लो ये था पॉलिश्ड सरफेस, क्या था? लिख दो पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, सरफेस। ठीक है, और ये जो है हमारी, ये जो हमारी बीच की लाइन है ये है नॉर्मल, ये एक नॉर्मल रे है। ठीक है, ये जो है हमारी, ये है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। एक ऐसी जो लाइट सबसे पहले आती है, गिरती है, जो लाइट सबसे पहले गिरती है इसके ऊपर, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और बाद में जो रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग, बताओ क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब आते हैं इधर, अब जब ये मिलती हैं तो नॉर्मल के साथ ये 2 एंगल बनाती हैं। एक एंगल होता है ये वाला एंगल, और एक वाला एंगल होता है ये वाला एंगल, ये 2 एंगल बनाती हैं। इन एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैंने नाम भी करण करूँ क्या? एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। खत्म बात, पूरी कहानी एक कहानी। आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं रिफ्लेक्शन, सॉरी मुँह से बार बार निकल जाता है यार। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि दो लो हैं मेन, एक है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इधर देखो, कौन सा कलर लो, ये वाला। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, वो इस एंगल के इक्वल होता है लॉ के हिसाब से, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। अब इधर आ जाओ, इस पर समझा देता हूँ, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये जो है ये सब एक पॉइंट पे लाई करते हैं, एक जगह पे, ठीक है। ये एक जगह है, यहीं पर लाई करते हैं सारी चीज़ें, ये बता रहा सेम टू सेम खराब बात, सीधी बात नो बकवास, ठीक है। ये होगी ख़त्म बातें। अब आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन दो तरीके की होती हैं, क्या आपको इससे पहले ये पता था? नहीं पता था, पता चलो बता देता हूँ मैं। MCQ वगैरह में ना इसके टाइप से कोई क्वेश्चन बच जाते हैं कि भाई एक नॉन पॉलिश सरफेस है या फिर एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, उस पर लाइट गिरेगी तो क्या होगा, तो तुम्हें बताना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी वगैरह वगैरह, है ना। केस बेस में भी आ जाता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन इसमें होती है जो कि एकदम स्ट्रेट सीधी सादी ज़मीन होती है। मान लो एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है। इस पॉलिश सरफेस पे ये लाइट आई इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड ये गई, एक मेरे को पूरी टच भी नहीं या इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आई इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आई इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आई इंसिडेंट रे, हाँ तो जाओ, ये आई इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आई इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आई इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे। कितना प्यारा स्मूथ सा डायग्राम लग रहा है ना, सब एक तरफ को जा हुई हैं, ठीक है। पर इरेगुलर में ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी इरेगुलर सरफेस मैंने ऐसे बना दिया, आपको जैसे बनाना बना लेना। ये आई यहाँ पर, ये गई यहाँ से, 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 ये गई यहाँ पर, ये गई यहाँ पे, ये आई यहाँ पे, अरे आने तो दो, ये आई यहाँ पे, ये गई यहाँ से, क्योंकि इधर नहीं जा सकती ना, तो ये बीच में जा रहा है ना। मान लो ये आई यहाँ से, ये गई यहाँ पे, और कुछ ये आई यहाँ पे, एक मेरे को ये आई यहाँ पे, ये गई यहाँ से, ऐसे नहीं जा सकती है, ऐसे जाएगी, ठीक है। ये होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, समझ में आ गया? आ गया। अब आता है इमेज के ऊपर। अब ये इमेज क्या होती है, जैसे बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड होना। ये इमेज होती है ना, वो सॉरी फॉर डिस्टेंस, जहाँ पर भी मान लो एक पॉइंट है जहाँ पर एटलीस्ट 2 लाइट रे एक्चुअली या फिर अपेयर्स टू मीट होती हैं, उसे हम बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड होना। मान लो ये लाइट है, ये लाइट की रे है, फिर से सॉरी बोल देता हूँ, ये एक लाइट की रे है, दूसरी लाइट की रे यहाँ पर आई, इस पॉइंट पे मिले तो यहाँ पर क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये चाहे एक्चुअली में मिले या फिर भ्रम में मिले, भ्रम में मिले, इनकी मर्जी, ठीक है। अब इमेज दो तरीके की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। लाइट रे रियल इमेज क्या होती है, जब लाइट रे असलियत में मिलती है तो असली इमेज बनती है, ठीक है। और ये हम स्क्रीन पर ला सकते हैं, मतलब स्क्रीन पर ये ऑब्टेन हो सकती है, स्क्रीन पर आ सकती है। और ये इन्वर्टेड जानते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है, उल्टी होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिख लो, सिनेमा हॉल में जो बनती है वो होती है हमारी रियल इमेज, ठीक है। अब आते हैं वर्चुअल इमेज की तरफ, जहाँ पर लाइट रे असलियत में नहीं मिलती, सपनों के अंदर मिलती हैं, ठीक है। और ये हम स्क्रीन पे नहीं रख सकते, ये स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन करी जा सकती। और एक होती है इरेक्ट, मतलब सीधी होती हैं। एग्जांपल इसका ले लो, प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया रियल वर्चुअल इमेज। तो ज़रा यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ही खड़ा नहीं करा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बड़ा ही बेकार लिखा मैंने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारी ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो ये क्या हो गया, एंगल आर, ठीक है।
और इमेज ये क्या कहते हैं, ये इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ बन रही है फॉर्म, यहाँ पर लाइट रे मिल रही है तो यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज, ठीक है। अब आ जाती है पेपर में, या तो आ जाएगा कि ये बना के दिखाओ, है ना, वैसे बहुत ही कम आता है ना, वरना इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाती हैं। ये जो होती है वर्चुअल रिएक्ट होती है, असलियत में नहीं मिल रही। असलियत क्या है हमारी, असलियत हमारी ये है, देखो ज़रा, असलियत हमारी ये है, ये हमारी असलियत है, ठीक है, और ये हमारी वर्चुअलिटी है, वर्चुअल सिटी है, वर्चुअल असलियत नहीं है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इंटरैक्ट होती है इमेज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसी ही ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इसमें, प्लेन मिरर में, सिर्फ प्लेन मिरर में, याद रखना, कभी हर किसी में बनाने बैठे हो। इमेज फॉर्म्ड एज पर बिहाइंड द मिरर और ऑब्जेक्ट ऑन द फ्रंट ऑफ द मिरर, सबको पता है ऑब्जेक्ट फ्रंट में होगा, इमेज ऑब्टेंड बिहाइंड बनेगी, ठीक है। और ये लैटरली इन्वर्टेड बनती है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन ये बनता है MCQ के लिए। अब समझ लेते हैं लैटरली इन्वर्सन क्या होता है। देखो, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। आई बैगन, मान लो कि ये एक मिरर है, मिरर यहाँ पे लिखा हूँ मैं, मान लो ये एक मिरर है, कोई भी नहीं मान गए, ये एक मिरर है, ठीक है, और तुम खड़े हो यहाँ पर चुन्नू पन्नू से, है ना। अब देखो ये जो है ना, तुमने अपना राइट हैंड ऐसे ऊपर कर रखा है, तो ये दो टांगें ऐसी है ना, पर इसमें तुम देखोगे अपने आप को, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड ऊपर हो रखा है, तो राइट चीज़ें लेफ्ट में दिखाई देती हैं और लेफ्ट की चीज़ें राइट में दिखाई देती हैं। इसे हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन या लैटरल इन्वर्टेड। स्फेरिकल मिरर, वो मिरर जो कि कर्व होते हैं, स्फेरिकल मिरर जिनकी सरफेस कर्व होती है, हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर ये देखो, देखो ये है इनकी रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, कॉन्वेक्स, रुको लिख तो दूँ, कॉन्वेक्स, और ये होता है कॉनकेव। देखो जिसकी लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट करे वो होता है कॉनकेव। और ये देखो यहाँ पर एक लाइट आई, वो ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे एक लाइट आई वो ऐसे, एक और आई ऐसे चली जाएगी, एक और आई ऐसे चली जाएगी, कि अगर लाइट को डाइवर्ट कर रहा है, पर वहीं एक लाइट आई ये फोकस से होकर जाएगी, एक लाइट आई ये भी फोकस से होकर जाएगी, एक लाइट आई ये भी फोकस से होकर जाएगी, और ये सब एक पॉइंट में मिला रहे लाइट को कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। लिखो, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं, ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जिंग मिरर, हाय डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो मान लो एक ऑप्टिकल सर्कल है, ठीक है, MN, ये हमारा मिरर है, ये जो होती है ना, ये होती है हमारी जो लाइन जाती है, हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखो, अब इसका होता है एक सेंटर, ठीक है, सेंटर पे एक पॉइंट होता है, तो सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं कर्वेचर, ठीक है, C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम बोलते हैं, इससे लिख देता हूँ सेंटर, देखो बाद में लिख दूँगा आराम से, इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बीच पॉइंट को, ठीक है। अब देखो ये हो गया पूरा डायमीटर, मैथ के हिसाब से चले तो, है ना, डायमीटर है तो रेडियस भी होगा, तो ये हो गया इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक R, ठीक है, रेडियस हो गया। अब रेडियस का अगर हम आधा कर दें, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, इसका अगर हम आधा कर दें, इसका भी एक मिड पॉइंट ले आएँ, इन्हें भी 20 से डिवाइड कर दें, तो वो हो जाएगा हमारा फोकस, क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है। और जो हमारा P है, P को हम किसे बोलते हैं, P फॉर पोल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं स्मॉल f, फोकल लेंथ, ठीक है। बस इतना ही समझ रहा तुम्हें, खत्म बात। अब इधर आ जाओ समझने के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने तुम्हें लाइन बताई थी, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, सबके नाम याद रखने हैं, डेफिनेशन की भी याद नहीं रखनी नहीं आती है, ठीक है। और
जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट करा है, बड़ी पी से, इस तरीके से, उसे हम बोलते हैं पोल। जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट करा है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आता है आर, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट करा है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कर्वेचर है एक डायमीटर, ठीक है, उसका रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। अब आते हैं एफ से, जिसको हमने बड़े एफ से डिनोट करा है उसे हम बोलते हैं फोकस। ये इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। या कह सकते हैं नाम याद कर लो अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ अब हमारा फॉर्मूला भी निकल के आता है। इसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ और रेडियस। एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2। एफ क्या है? एफ क्या है? अगर मैं इस रेडियस को, कलर बदलो कैसे, अगर मैं इस रेडियस को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा फोकस आ जाएगा। मैंने बताया था ना कि फोकस क्या है, रेडियस का आधा है, रेडियस का आधा फोकस है। जितना भी रेडियस था उसको हमने आधा कर दिया, वो क्या फोकस है। दैट में मैंने सही कहा था ना। तो एक फॉर्मूला बन के आता है एक हमारा, है ना। इसी का एक और फॉर्मूला बनता है। अगर मैं मान लो इस 2 को इधर ले जाऊँ, 2 को इधर ले गया मैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ इज इक्वल टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें रेडियस निकालना है, फोकस लेंथ गिवन है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2f इज इक्वल टू आर। ये इसका एक और फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया। ये रही तुम्हारी लिए टेबल 1 NCERT में दे रखी है लाइट के डायग्राम्स की। ये रहे तुम्हारे कॉनकेव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, ये है इनके डायग्राम ये सब बनाए कैसे गए, ये अगर तुम्हें जानना है तो मैं एक वीडियो अटैच कर दूँगा। मैंने उसमें ना टाइमलाइन दे रखी है, उस टाइमलाइन के हिसाब से जाना। मिरर के डायग्राम देखने हो तो मिरर के डायग्राम मैंने सारे एक एक अपने हाथ से बनवा रखे हैं तुम्हारे वीडियो में। एक एक अपने हाथ से बताया कैसे कैसे बने हैं, सारा नाम लिखा है, सब कुछ कराया भी है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी डायग्राम मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, देखने हो तो। अब आते हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर। साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। क्वेश्चन यूजेस के ऊपर आता है भाई, कई बार बोर्ड एग्जाम में देखा है मैंने, MCQ में आ जाता है, वैसे भी आ जाता है। यूजेस पूछ लिए जाते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की। 1 मिनट रुको जरा, ये लाइट कैसे डिम हो गई इसकी। मैं यहाँ पे यूजेस लिख रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो, यूज़ होते हैं टॉर्च के अंदर, यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट के हिसाब से भी यूज़ होते हैं, है ना। सर्च लाइट, टॉर्च, व्हीकल्स में जो हेडलाइट होती है ना उसमें भी यूज़ होते हैं। व्हीकल्स, हेडलाइट। कोई लड़की है क्या मेरा लेक्चर देख रही है? देख लो, कुकर सीटी मार रहा है, ठीक है। और यूज़ होते हैं डाइंटिस्ट के यहाँ पे यूज़ होते हैं, फिर से मारी, डाइंटिस्ट के यहाँ पे यूज़ होते हैं इमेज को बड़ा दिखाने के लिए। डाइंटिस्ट के यहाँ यूज़ होते हैं इमेज को बड़ा दिखाने के लिए, लार्ज दिखाने के लिए, ठीक है, इसलिए यूज़ होते हैं लार्ज। टीथ को लार्ज दिखाने के लिए, लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ठीक है। शेविंग मिरर में भी यूज़ होते हैं, उसमें भी मतलब लार्ज दिखाने के लिए शेविंग मिरर में भी यूज़ होता है ये, शेविंग मिरर। और सोलर पैनल जो लगते हैं उनमें भी यूज़ होता है।
अब बताइए कौन सा लेंस यूज़ होता है। मैंने तो लेंस का नाम तो बताया नहीं, लिखे जा रहे हैं। तो ये लेंस है हमारा कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव मिरर का, ठीक है, केव मिरर, मिरर। अब आते हैं कॉन्वेक्स की यूज़ इसके ऊपर। कॉन्वेक्स मिरर, इनके यूज़ का है। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो यूज़ होता है ना, वो एज अ रियल व्यू मिरर यूज़ होता है, रियल व्यू मिरर, ठीक है, रियल व्यू मिरर में यूज़ होता है बाईसाइकिल्स के अंदर, ठीक है, जो बाईसाइकिल्स होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये जो होता है ना, एक तो इरेक्ट इमेज देता है, एक तो इरेक्ट इमेज देता है, ऊपर से ये क्या करता है, वाइल्ड व्यू देता है, ठीक है। और ये यूज़ होता है शॉप्स के ऊपर, देखा तुमने, शॉप में यूज़ करते हैं सिक्योरिटी मिरर के थ्रू, सिक्योरिटी मिरर। और ये ट्रैफिक जो होते हैं ना, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ब्लाइंड, टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक to associated vision of both side ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। अब आते हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर भी। पहले मैं नाम लिख देता हूँ, हम पहले साइन कन्वेंशन देखेंगे। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है, एक मिनट को मैं लाइन काट दूँ यहाँ पे। तो हम सब में समझेंगे कि हमारा जो U V R F, ये वाली फोकस लेंथ, और क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, कैसे होता है इन डिफरेंट केसेस। केस कौन कौन से हैं? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। और कॉन्वेक्स में हमारे दो ही केस होते हैं, केस 1, केस 2। अब लेता हूँ कोई ऐसा कलर जो अच्छे से दिख रहा हो। तो जो हमारा U होता है ना, वो सब में माइनस होता है, ये याद रख लो। मिरर्स में, मिरर की बात चलिए यहाँ पे, सब मिरर में माइनस होता है, ठीक है। पर जो हमारा V होता है, वो जो हमारा कॉन्वेक्टिव लेंस होता है, उसमें सब में माइनस होता है, बस लास्ट वाले में प्लस होता है, और इनमें भी लास्ट वाले में प्लस होता है, और बाकी हर किसी में प्लस ही प्लस होते हैं। प्लस 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 प्लस, ये सब में प्लस होते हैं। ये हमारे जो R होता है, वो सब में माइनस होता है, और जो हमारी फोकस लेंथ होती है, वो भी सब में माइनस होती है। जो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, वो सब में प्लस होती है, क्योंकि हाइट नेगेटिव में कैसा है कि भैया,
और हाइट ऑफ इमेज सब में माइनस। मैग्निफिकेशन सब में माइनस होता है लास्ट वाले को छोड़ के। ये रहा तुम्हारा फ्लो चार्ट याद करने के लिए। अब हम ये लेते कैसे, मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस कैसे लेते हैं, हाउ कुड बी साइन कन्वेंशन वर्क। ये हमारा है ब्रो, ठीक है। ये हमने डाली कि स्ट्रेट लाइन, खत्म बात। अब देखो, जो भी चीज़ इधर होगी वो नेगेटिव की होगी और जो भी चीज़ इधर होगी वो पॉजिटिव की होगी, और जो भी चीज़ नीचे होगी वो नेगेटिव की होगी और जो भी चीज़ हमारी ऊपर की साइड होगी वो पॉजिटिव की होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं, यहाँ से पोल से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आता है। फिर से एक और बार समझाता हूँ मैं तुम्हें। सॉरी फॉर डिस्टेंस। देखो, हम हमेशा जो हमारा जो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, यू हमेशा नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ से लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ से नापते हैं इस साइड, इस राइट साइड को नापते हैं डिस्टेंस, और जो भी साइड हम इधर से नापते हैं ना, इधर की लाइन, वो आ जाती है हमारी नेगेटिव, और जो भी हम इधर से इधर के लिए नापते हैं वो आ जाता है हमारे पॉजिटिव, और जो भी चीज़ हम नीचे के लिए नापते हैं वो आ जाती है नेगेटिव पॉजिटिव, लिख देखो नेगेटिव, और जो भी चीज़ हम इधर ऊपर नापेंगे वो आ जाएगी हमारी पॉजिटिव। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। मेरे को जरा साइन कन्वेंशन, ये मैग्निफिकेशन दो हैं क्या, एक मैग्निफिकेशन। अब आते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। पहले मैग्निफिकेशन होता क्या है ये समझ लेते हैं। चल देखो, मैंने लिख रखा है कि मैग्निफिकेशन, एक मिनट रुक जाओ ज़रा, थोड़ी देर और ठहर जाओ। यहाँ पे लिखते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन में इट इज़ रेशियो ऑफ हाइट या कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग वाइडर रूप में लिखा मैंने। इट इज़ द रेटियो या फिर रेशियो ऑफ हाइट का रेशियो, जो हमारी हाइट है किसकी हाइट होगी, हाइट हम इमेज की लेंगे ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की हाइट ली जाएगी, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ हाइट ऑफ इमेज एंड सॉरी एक मिनट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू रेशियो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको वर्बली तरीके से बताता हूँ। ये रहा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो जिसका आंसर आएगा वो उसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला है यहाँ पे, तो कुछ ज़रा जहाँ पे भी लिख दूँ है ना, m=hi अपॉन में ho, और एक और फॉर्मूला होता है m=-v अपॉन में u। यू तो बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, खत्म बात, ठीक है। अब आते हैं एक और प्यारी बात पे, तुमने मैग्निफिकेशन निकाला, अगर वो पॉजिटिव आया है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज है, अगर वो नेगेटिव आया है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज, अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। ये याद रखना, कई बार पूछ लेता कि मैं एम तो दे रखा है MCQ में, अब बताओ कि रियल इमेज हो गया वर्चुअल, तो बता ही नहीं पाते, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। चलो रिफ्रैक्शन पे जाने से पहले एक मिनट, एक और फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं मिरर फार्मूला, जो कि एफ़ की वैल्यू मतलब फोकस लेंथ निकालने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम करते हैं इमेज डिस्टेंस और
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को प्लस करके 1/f में निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पर। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रैवल टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब लाइट चल रही है और बीच में कोई मीडियम आ गया, मान लो वैक्यूम से निकल के वो एयर के अंदर आ गई, तो वो लाइट होगी, वो टेढ़ी हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। इसी बैंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के भी लॉ उतने ही इंपॉर्टेंट थे रिफ्लेक्शन के हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ है वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और हमारी नॉर्मल इन्फ्लुएंस टू ट्रांसमिटियम ऑन द वन इंसिडेंट ऑन द सेम। क्या कहना चाहता है ये? लॉ समझने से पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉ समझने से पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज़ डूइंग। ओके, तो देखो ये है हमारी, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, नॉर्मल। अब ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, तुम भी पी लो चाहे, है ना। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ आई और ये हो जाएगा हमारा एंगल आर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा N2 नॉर्मल टू I2 और ये होगा एंगल ऑफ ई। ठीक है, इसे जो बाहर निकलेगी बाद में रे, इसे बोलेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बोलेंगे इसे। ठीक है, ये समझ में आ गया सबका सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और समझा देता हूँ तुम्हें। ये मम्मी जान यहाँ पर आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। देखो इसमें वो नहीं आती डॉट डॉट वाली लाइन यार, इससे बना देता हूँ मैं। देखो अगर मान लेते हैं ये एयर है, एयर ग्लास, एयर टू ग्लास में गई। ठीक है, देखो ये तो हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, अगर मान लो बीच में ग्लास नहीं आता तो हमारी लाइट रे है वो सीधी चली जाती है ऐसे, है ना। पर ग्लास रे आ गया इस वजह से टेढ़ी हो गई, है ना। तो इसकी यहाँ तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं डी। अब डी डिनोट करता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। लैटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखते हैं अ रे ऑफ लाइट travels in a central straight line, okay, path after refraction, refraction through a glass slab. It emerges in a direction parallel to the original डायरेक्शन से। ठीक है, डायरेक्शन नहीं आएगा,
टू ओरिजिनल डायरेक्शन डिस्प्लेसन, ओरिजिनल डायरेक्शन डिस्प्लेस बट लाइटली, बताओ ये कम पड़ गया, स्लाइटली फ्रॉम द लाइन। इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में छोड़ देते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये पता है, क्योंकि किसी छोड़ के भूल गया ना। तो देखो ये हाईलाइट कर दिया, ये वाली रे, ये वाली रे, ये वाली रे, ये तीनों लाई करते हैं इस एक प्लेन पर। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जैसे ही बस इसकी जगह रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। बात है स्नेल्स लॉ के ऊपर। स्नेल्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मीडियम एक एयर या फिर एयर, ग्लास, वैक्यूम, इसको हम भी बोलते हैं मीडियम बोलते हैं। एक मीडियम के अंदर, एक मीडियम के एंगल साइन अपॉन में एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो कांस्टेंट होते हैं। ना याद कर लो, ठीक है। पेयर ऑफ मीडियम में कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं, इनका रेशियो बदलता नहीं है। तो हम समझते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड किस किस चीज़ों पे करता है, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेस डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है हमारा कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कितनी है। हमारा ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है, उसके हिसाब से बड़ा कम बड़ा हो सकता है, ये डिस्टेंस बढ़ सकता है कम भी हो सकता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो किस डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो वेवलेंथ है वेवलेंथ जो है हमारी लाइट रे की वो कैसी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्लैब, ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इधर आ जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन पेयर, एक गिवन पेयर है हमारे पास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं जिसे हम, ठीक है। ये बताता है कि जो हमारा एक गिवन पेयर है, पेयर मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का साथ में होना, ठीक है। यहाँ पर भी हमने पेयर लिया था, पीछे हमने डायग्राम में पेयर लिया था एयर और ग्लास का, है ना। इस हिसाब से दो मीडियम हो गए, एक एयर मीडियम एक ग्लास मीडियम, है ना। इसी तरीके से उनके अंदर जो स्पीड है वो कैसी है लाइट की, वो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और लाइट इस वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट मान लो, जो भी कहना है, ठीक है। उसको हम वी आई और वी टू से डिनोट करते हैं, मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। अब आते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं कटेड है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं कटेड है, देख लो अपने हिसाब से। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। एयर और वैक्यूम के हिसाब से क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर दो मीडियम ही होते हैं, यहाँ पर एक ही मीडियम होता है और एक मीडियम हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ये मीडियम क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, ठीक है, जो की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है।
ठीक है। इसकी वैल्यू कौन सा रहती है सी की, वी मतलब एक मीडियम की वेलोसिटी और यहाँ से एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल आती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आ गया। अब मान लो हमारी जो लाइट रे है वो ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम और डेंसर से रेयर मीडियम। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि रेयर और डेंसर का चक्कर क्या है बाबू भैया। रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम मतलब कि जिसके अंदर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आता है डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम ये वो होता है जिसमें लाइट रे की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है वो हाई होती है। ठीक है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ठीक है, अब देखो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। क्या होती है? व्हेन लाइट ट्रैवल रेयर मीडियम ऐसा शॉर्ट में टू डेंसर medium that the light ray bend towards the normal। ठीक है, डॉन पे से बैंड किस लिख देता हूँ अच्छे से तुम्हें क्या, बैंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम होगी तो इसकी क्या कहते हैं, नॉर्मल की तरफ को मुड़ेगी। ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम मान लो एयर हो गया, डेंसर मीडियम मान लो ग्लास हो गया, ग्लास स्लैब। ठीक है, वहीं पे अगर डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी। लिख दूँ, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम so the light ray bend to away from the normal। ठीक है, टूवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, देखो कितनी आवाज़ आ रही होंगी तुम्हें। ठीक है, फिर मैं समझाने की कोशिश होता हूँ, फिर मैं रोक दूंगा, बाद में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखो डेंसर मीडियम ये है, जब भी ये रेयर मीडियम में आएगी तो इसे सीधा जाना चाहिए, पर ये कहा जाएगी नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, अब डेंसर मीडियम के लिए मान लो ग्लास ले लिया हमने ये, और ये एयर हो गई, खत्म बात। ठीक है, आप समझते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस, सॉरी मिरर नहीं लेंस, दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि एकदम से थिन होता है कॉर्नर से, थिन फ्रॉम कॉर्नर, थिक एट सेंटर, और एक कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग। ठीक है,
और कॉनकेव जो होता है ना वो होता है थिक फ्रॉम कॉर्नर्स थिन एट सेंटर और डाइवर्जिंग। ठीक है, होते होते समझ में आया, आ गया होगा समझ में। ठीक है, अभी कोई ने बना कर दिखाऊँ मैं। इस तरीके का लेंस जो होता है और एक हमारे में इस तरीके का लेंस है। दिख गया, दिख गया। तो ये जो लेंसेज हम बोलते हैं कॉनकेव, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, और भी अलग अलग तरीके के लेंस होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। देखो, एक होता है इस तरीके का लेंस, इस लेंस को हम बोलते हैं प्लाइनो कॉन्वेक्स। ठीक है, एक होता है हमारा इस तरीके का लेंस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, दो तरह से कॉन्वेक्स होता है ना, वैसे कॉनकेव होता है। सॉरी, एक होता है हमारा कुछ इस तरीके का लेंस आधा, जिसे हम बोलते हैं प्लाइनो कॉनकेव, कॉन्वेक्स बोलते हैं, सॉरी ऐसे ना वैक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाय कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं, फिर इसे कई कई जगह ना बाय कॉनकेव लिखा हुआ जाता है, तो याद रखना। ठीक है, जैसे हमने मिरर में समझा था मिरर फॉर्मूला, वैसे हम लेंस में समझते हैं लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन इन लेंस। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हैं, डेफिनेशन सेम रहेंगे। ठीक है, बस फॉर्मूले बदल देंगे। लेंस फार्मूला, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू एफ। खत्म बात। मैग्नीफिकेशन इन लेंस, एच आई अपॉन में एच ओ। हम वी अपॉन में यू। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा। दूसरा तीसरा चौथा। अब ठीक है, इट इज़ करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, अब मैं इधर नाम डाल देता हूँ। जब ये साइन कन्वेंशन समझना लेंस के अंदर। ठीक है, याद रखना यू वी फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन। तो देखो हमारा यू जो होता है वो सब में माइनस होता है,
और हमारा जो वी होता है वो भी सब में प्लस होता है, लास्ट वाले केस को छोड़ के प्लस 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 माइनस, और इन दो केसों में भी माइनस होता है। इनके अंदर तो एफ भी माइनस होता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के अंदर माइनस होती है, सॉरी कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में माइनस होती है। फोकल लेंथ सब में प्लस होती है, सिर्फ कॉनवेक्टिव को छोड़ के। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, सबको पता है, हर एक केस में पॉजिटिव होती है। मैग्नीफिकेशन भी कॉनकेव लेंस पे पॉजिटिव होती है, और हाइट ऑफ इमेज भी कॉनकेव लेंस में पॉजिटिव होती है। अब कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में हाइट ऑफ इमेज सब में माइनस होती है, लास्ट वाले केस को छोड़ के। सबको पता है स्पेशल केस होता है लास्ट वाला, लास्ट वाले में प्लस पॉजिटिव हो जाती है। और मैग्नीफिकेशन भी सब में माइनस होती है, पर लास्ट वाले केस में पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन। यहीं पे सब कुछ खत्म होने ही वाला है। पावर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो पावर क्या होती है? पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन अ मीटर। अगर हम मीटर के अंदर पावर की फोकस लेंथ को रेसिप्रोकल कर दें तो उसे हम बोलते हैं पावर। ठीक है, फोकस लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा बहुत तो सही होगा। ऐसा यूनिट डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर माइनस का। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। बट अगर मान लो आपको फोकल लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर, ये किसके लिए था? ये फॉर्मूला था बेसिकली मीटर के लिए, अगर फोकल लेंथ मीटर में दे रखी है। ठीक है, बट वहीं पर हमारी जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 100/f हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब लिखते हैं इधर एक और प्यारी बात। हमारे पास जो पावर है, ठीक है, माइनस है, तो समझ जाओ कॉनकेव लेंस से। पर वहीं पर पावर पॉजिटिव है, समझ जाओ कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के ऊपर, पर उससे पहले एक और चीज़ मैं समझा दूँ, रुको जरा। वन डायोप्टर is the power of lens those focal length is 1 मीटर। जो 1 मीटर हो। ठीक है, अब देखो ज़रा, पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ बढ़ेगी पावर घटेगी, पावर बढ़ेगी फोकल लेंथ घटेगी। ठीक है, इसे बता दो, फोकल लेंथ बढ़ी तो एफ नीचे गिरेगा, मतलब पावर बढ़ी तो फोकल लेंथ नीचे रहेगी, अगर पावर नीचे हुई तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर पर। पावर का लेंस की कॉम्बिनेशन करना, पावर्स की लेंस का कॉम्बिनेशन करना, उसको बोलते हैं पावर कॉम्बिनेशन। इसे पावर कॉम्बिनेशन लिखा पर लेंस की। ठीक है, पावर ऑफ लेंस कंबाइन करना, तो उन्हें कंबाइन कैसे करेंगे? पावर 1 निकालेंगे, जिससे लेंस उनकी पावर निकालेंगे, पावर 1 पावर 2 पावर 3, उन सबको कंबाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आ जाएगी हमारी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। और किसी को कॉम्बिनेशन करना है तो कैसे करेंगे भैया? मान लो फोकल लेंथ का, ठीक है, फोकल लेंथ का है 1/f प्लस f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2, 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।
हमने इस चैप्टर की पूरी समरी कर ली है। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। डोंट फॉलो मतलब सब्सक्राइब जो भी करना होता है कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि ये हैंड रिटन PDF की ना मुझे वो क्या कहते हैं वो नहीं मिलती, कॉपी कैसे करते हैं कॉपी नहीं हो पाता, तो मैं पेस्ट नहीं कर पाता बायो में वगैरह में। इस वजह से मैं इसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैंने ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग लेक्चर डाल रखे हैं, अगला लेक्चर आपको कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।